ओके। जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। हम अवकलन के अनुप्रयोग कर रहे थे और आई थिंक 6.1 हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। और अवकलन के अनुप्रयोग के जितने भी क्वेश्चन है 6.1 तक, वो काफ़ी इजी पोर्शन है। उनमें से कुछ ही क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं या फिर आपको इनिशियली यूँ सोचना पड़ सकता है। जैसे यदि मैं बात करूँ तो ये कुछ क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज नंबर 6.1 के। एक तो ये रहा आपका जो क्वेश्चन नंबर, जिसे मैं कह दूं कि 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये लगातार ऐसे क्वेश्चन है जो यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आपसे गलतियां हो सकती है। इजी क्वेश्चन है लेकिन गलतियां हो सकती है। मैं वापस से वैसे तो पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि अब हम वर्धमान और ह्रासमान यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस जो है वो देखने वाले हैं कि कब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, मैंने समझाई भी है। मतलब सीधा सीधा हम डेफिनेशन पोर्शन पर आकर चेक करें तो हमें ये चेक करना है कि यदि बड़ी वैल्यू पर फंक्शन बड़ा मान दे रहा है तो इंक्रीजिंग, और बड़ी वैल्यू पर फंक्शन छोटा मान दे रहा है तो डिक्रीजिंग, और सभी वैल्यूज पर फंक्शन सेम मान दे रहा है तो कांस्टेंट हो गया, राइट। ये आपके कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। जो ग्राफ के फॉर्मेट में दे रखे, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप इसको यूँ चेक भी कर सकते हैं कि सर ये कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि ये x1 है, ठीक है, और ये x2 है। अब आपको पता चल रहा है कि सर x1 ग्रेटर देन क्या है, ये है क्या? नहीं, ये कहाँ है? एक्चुअल में x1 ग्रेटर देन x2 थोड़ी है, x1 लेस देन x2 है, राइट। अब मैं कह रहा हूं इसके क्रॉसपोंडिंग ये जो y है ये किसको बता रहा है आपको पता है? फंक्शन ऑफ x को, यानी वैल्यू ऑफ fx को बता रहा है। तो मैं यहाँ पर इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेक करना चाहूँ तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी ये वाली यहाँ पर, ये होगी f ऑफ x1। सिमिलरली मैं यहाँ चल के यदि चेक करूँ तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी f ऑफ x2। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो इनपुट वैल्यूज है x1 x2, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्तमान फलन कहते हैं। अब आप यहां देख लो, मैं यहां पर x1 ले रहा हूं और यहां पर ले रहा हूं x2। अब मैं इसके कोरोस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यू देखता हूं तो ये मिलती है मुझे, सपोज दैट fx1, और मैं यहां पर वैल्यू देखूं तो ये भी क्या मिलेगी? इट मीन्स यहां पर fx1 और fx2 क्या मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन या फिर नियत या अचर फलन, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पर आकर देखें तो ये वाला जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इस एग्जाम्पल में आप वही चेक करो। भाई मैंने यहां पर x1 लिया, यहां x2 लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, यहां क्या लिया मैंने? x2। अब आप देखो, मैं x1 के कोरोस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहा हूं तो मुझे मिलेगी fx1, और मैं x2 के कोरोस्पोंडिंग वैल्यू चेक कर रहा हूं तो मुझे मिलेगी fx2। तो आप देखो जैसे जैसे x की वैल्यू घट रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? यानी ग्राफ देखकर हम फंक्शन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और पहला तरीका तो यही है ना। अब यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, आपने इनइक्वालिटी सोल्व की होगी, है ना। मुझे विश्वास है कि आपने सोल्व की होगी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जो अभी हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है कि इस इंटरवल में ये वो सारी चीजें जो थ्योरी में आपको दे रखी है, अब आपको ये कोई क्वेश्चन दे देगा और एग्जाम में बहुत ही इजीएस्ट तरीके से ये आपको सोल्व करवा लेगा, है ना। तो आप ये कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए दिया गया जो फलन है वो वर्तमान है ना। सो दैट द गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू 7x माइनस 3 आर पर क्या है? वर्तमान है ना, इंक्रीजिंग इन आर।
आर आपका रियल वैल्यूज है, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सॉल्यूशन पार्ट पर चलूंगा और मैं कहूंगा कि अज्यूम कर लो, है ना, लेट अस अज्यूम, चलो मान लेते हैं कि x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू क्या है, और साथ के साथ ये भी मान लेता हूं कि x1 जो है वो x2 से बड़ा है। तो इन इक्वलिटीज मैंने सोल्व की है 11वीं क्लास में, ए समी का है। क्या मैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर लूं क्या? तो इसके नेचर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या दोनों तरफ 3 घटा लूं क्या? कर सकता हूं। आप यदि देखो तो ये वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ x1, ये वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ x2। यही तो क्या है, इस बात का प्रमाण है कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस या नो? और एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फंक्शन इस स्लोप पर डिपेंड करेगा। यदि स्लोप पॉजिटिव है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यदि स्लोप नेगेटिव है तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यस या नो? कैसे? जैसे मैं यदि इसको फॉर एग्जांपल इसको मैं कह दूं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मैं इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करूंगा? सर x बराबर 0 रखो तो y फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, यानी ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जा रहा होगा। तो आप देखो x की वैल्यू बढ़ने पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। यस या नो? अब मैं कह दूं कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 होता तो ये ग्राफ कहां से चला जाता भाई, नीचे से चला जाता, लेकिन होता तो क्या, इंक्रीजिंग ही। अब मैं यहां कह रहा हूं कि यदि ये ऐसा होता y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3, तो अब उस सिचुएशन में आपका ये जो वैल्यू आएगी या फंक्शन आएगा वो इस तरीके से आएगा, क्यों x बराबर 0 रखो तो y बराबर क्या मिल रहा है, और x की वैल्यू जब हम पॉजिटिव रखेंगे यहां पर तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट को देखते हुए आपको चेक करना है, या फिर यहां से आप बता सकते हैं कि कहां पर आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा और कहां आपका फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, या फिर कहां आपका फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा, कहां आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। चलिए हम एक बार वापस वहीं चलते। ये एग्जाम्पल मैंने आपको सोल्व करवा दिया, इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, ये एक्चुअल में जो थ्योरम कह दो, अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको क्रॉप कर लेता हूं और वहां लेकर समझाता हूं आपको, है ना, कि इसका अपन को प्रूफ देखना नहीं है एक्चुअल में, ज्यादा इसका एप्लीकेशन पोर्शन से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कह रहा है कि क्योंकि पिछले वाले में आप यदि देखो तो बेटा पिछले वाले में हम पढ़ क्या रहे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और यहाँ कहीं भी डेरिवेटिव काम में लिया गया, हमने कहीं भी अवकलन किया गया नहीं, तो फिर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे पता करेंगे। तो आपको पता हो तो मैंने हिंट यहीं दे दिया, हिंट यहाँ दे दिया। हिंट क्या दिया बेटा, डिफरेंशिएशन में मान लो मैं ये कोई y और x के बीच में ये फंक्शन ड्रॉ करता हूं, मान लो ये कोई ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ की जो ढाल होगी dy बाई डी से ही तो मिलेगी। अब आप देखो मैंने क्या बताया कि जब जब ये जो m है ये पॉजिटिव होगी, जब जब ये m पॉजिटिव होगी, m पॉजिटिव का मतलब क्या है सर, dy बाई डी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। जब dy बाई डी ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्या होगा, सिमिलरली जब मैंने कहा कि ये वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव, यानी जब dy बाई डी नेगेटिव होता है यानी स्लोप नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, यानी डिक्रीजिंग। यस या नो? और यदि स्लोप 0 ही आ जाए, मान लो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, ये भी तो हो सकता है कि m 0 ही हो जाए। m 0 होने का मीनिंग क्या है सर, dy बाई डी एक्स 0 है, dy बाई डी एक्स 0 होने का मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हिंट मैंने पहले ही दे दिया था,
अब हम और डिटेल में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई यहां पर ये कह रहा है कि हमको अज्यूम करना है, सबसे पहले तो कोई फंक्शन एफ है जो इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, और ओपन इंटरवल ए कोमा बी पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, यानी ये संतत भी होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए। अरे तभी तो हम अवकलन करके पता कर पाएंगे। अब आप देखो ये क्या कह रहा है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है यदि प्रत्येक एक्स के लिए एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या है। अब एफ डेस एक्स क्या है या एफ डेस क्या है, यही तो dy बाई डी एक्स है, या फिर आप ये कह दो यही तो उस फंक्शन का जिसमें वो जिस वेरिएबल में वो दे रखा उसके रिस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन। मैंने अभी आपको हिंट दे के बताया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देता है, प्रथम अवकलन क्या देता है, ढाल ही तो देता है, ग्राफ की ढाल ही तो देता है। तो अब यहां से तीन स्थिति बना लो। सर m ग्रेटर देन जीरो, m ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, पॉजिटिव, यानी dy बाई डी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। सर dy बाई डी एक्स को तो मैं एफ डेस एक्स कह रहा हूं, तो एफ डेस एक्स क्या होगा, जीरो। तो एफ डेस एक्स जब भी जीरो होगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जब भी ग्रेटर देन जीरो होगा, जब भी जीरो से बड़ा होगा, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। उसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। आप देख लो यही लाइन लिखी हुई है, यही लाइन लिखी हुई है। हम क्या कि डिसकंटिन्यू हो जाते हैं या चीजों को अलग अलग पढ़ने लग जाते हैं या अलग अलग दिमाग में सेट करते हैं, तो ये चीजें अपन के दिमाग में उस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से आनी चाहिए। अब आपको बहुत क्लियरिटी के साथ ये चीजें आ रही होगी। अब m सर लेस देन जीरो भी तो हो सकता है। m क्या है, स्लोप क्या है, ढाल क्या है, किसी भी फंक्शन का ढाल कौन देता है, सर dy बाई डी एक्स या फिर dy बाई डी टी या dy बाई डी थीटा, जिसके भी रेस्पेक्ट में वो फंक्शन दे रहेगा उसी की तो बात करेंगे। यानी ये आपके पास क्या हो गया, एफ डेस एक्स लेस देन जीरो। जब भी एफ डेस एक्स लेस देन जीरो होगा तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग। क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग, यानी हर्षमान, घटता हुआ फलन। अब तीसरी सिचुएशन, अब सेकंड सिचुएशन आप देख लो यहां दे रखी है। इस इंटरवल में ये हर्षमान है यदि एफ डेस एक्स क्या है, लेस देन जीरो है। यानी फंक्शन का ग्राफ देख के उसकी स्लोप का आइडिया लगा के आप ये बता सकते हो कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, राइट, यस या नो। चलिए अब मान लेते हैं कि ये सिचुएशन भी तो हो सकती है, स्लोप ही जीरो हो जाए, m इक्वल टू जीरो। m इक्वल टू जीरो होने की सिचुएशन में हम ये कहें ना कि सर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, यानी एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहते हैं, कांस्टेंट, यानी अचर फलन। देखो यही दे रखा है, अचर फलन है यदि ये एफ डेस एक्स क्या है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में उसी तरीके से क्लियर है। सर पीछे वाले क्वेश्चन को चल के देखो, क्या मैं इस तरीके से न करके स्लोप वाले तरीके से इसको कर सकता हूं। देखो कैसे, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका क्या करो, एफ डेस एक्स। जब इसका एफ डेस एक्स किया जाएगा तो 3 तो जीरो हो गया, 7x का सिर्फ क्या बचेगा, 7। एफ डेस एक्स क्या आया, तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है। सर मुझे एग्जाम में आ गया, मैं कैसे करूंगा, मैं तो कहता हूं एफ डेस एक्स निकाल, कार्यक्रम खत्म। क्योंकि ये वाला तुम्हें क्या कर देगा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपना तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, वर्धमान और ह्रासमान चेक करना है, या फिर कांस्टेंट चेक करना है कि भाई फंक्शन कांस्टेंट है या नहीं है, तब हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है बताओ, है तब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन इसमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन वैसा ही होगा। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होगा। तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्या हो गया, अब क्लियर हो गया है, ठीक है, कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और कब डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, इज इट क्लियर। हाँ, प्रूफ की तरफ जाने की वैसे जरूरत नहीं है, सच आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। हाँ, ये रहा आपका एग्जाम्पल।
चलिए, ये क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है, ये एग्जाम्पल मैं वहां ले लेता हूं, है ना। थोड़ा सा आपको जो पहले पढ़ चुके हैं उनको ऐसा लगेगा कि सर रिपीट टेलीकास्ट मार रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अपन वापस स्पीडली कर लेते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि सो देट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, x बिलोंग्स टू आर, इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन वर्धमान है, ये हमें शो करना है। तो सर सिंपल सी बात है, हम तो अभी शो कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो भी फंक्शन दे रखा है, इसका क्या करना है आपको, ये जो फंक्शन दे रखा है, सॉल्यूशन पार्ट पर चले तो क्या करना होगा, एफ डैश एक्स। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको अवकलन ही करना नहीं आता, डिफरेंशिएशन ही नहीं करना आता? भाई फिर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, फिर तो परिस्थितियां बिल्कुल ही क्या है, एडवर्स है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। भाई डेरिवेटिव तो आना ही चाहिए ना, अब नहीं आ रहा है तो अब मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा रखा है कि नहीं। और फिर भी नहीं आ रहा है तो रुक जाना, एक बार उनको ढंग से कर लेना, तभी आगे बढ़े। तो इसका हो जाएगा सर 3x², इसका क्या हो जाएगा माइनस 6x और प्लस 4। ठीक है, अब इधर देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, सर क्या मैं इसको 3x² माइनस इसको क्या लिख दूं बताओ, 6x को क्या लिखूं, है कुछ कर सकते हैं जिसको आगे चलकर कॉमन लिया जा सकता है क्या? इसको ऐसे ही रहने देते हैं, +3 + 1 लिख दूं क्या? तो आप देखो एफ डैश एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 2x प्लस 1, और बाद में क्या हो जाएगा +1। ये पूरा क्या बन गया भाई, एफ डैश एक्स की बात करूं तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और +1। आप देखो ये वाला पार्ट 0 भी हो जाता है मान लो, तो भी ये फंक्शन +1 वैल्यू देगा डेरिवेटिव की, यदि ये 0 भी हो जाए तो भी। तो आप यहां x बिलोंग्स टू कुछ भी डालो, फॉर ऑल, ये एफ डैश एक्स क्या मिलने वाला आपको, इज इक्वल टू 1 मिलने वाला है, नहीं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 मिलने वाला। कम से कम इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। भाई यहां देखो आपने कोई -2 रख दिया तो -3 हो गया, -3 का स्क्वायर हो रहा ना, ये कभी भी ये एफ डैश एक्स इस सिचुएशन में नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो आप ये कह दो कि इस पूरे के लिए आपका एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है, इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, बढ़ता हुआ है। चलिए आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 रहा। ऐसे एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलते हैं तो हम थोड़े से सफोकेट हो जाते हैं वहां पर कि यार अब करे तो करे क्या, है ना, इसका क्या करे। तो अब यहां क्या कर रखा है इसने, इसने आपको इंटरवल्स भी दे रखे, कह रहा है कि इन अंतराल में आपको बताना, इन इंटरवल्स में बताना, इन अंतराल में बताना कि इसमें ये वर्धमान है, इसमें ये हार्समान है, इसमें ना तो वर्धमान है और ना ही हार्समान है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहला कार्यक्रम तो हमें क्या करना है, हमें तो सर जो भी एपेक्स दे रखा है सॉल्यूशन में आके उसका क्या करना है, एफ डैश एक्स, तो -sin x हो जाएगा। अरे ये cos x का अवकलन क्या होता है, -sin x। क्या होता है, -sin x। बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि जब cos x का समाकलन लिखने की बारी आती है तो भी -sin x लिख देते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी रहेगी। इसमें किसी का कोई गुनाह नहीं है, किसी कोई गलती नहीं है। अब आपका ही आ गया, अब आपको चेक करना है पहले में। तो भाई पहले में क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई, यानी यदि मैं आपको और ज्यादा क्लियर करना चाहूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सर इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन खुद क्या होता है, तो हम कह देंगे कि इसके लिए जो साइन x होता है वो खुद क्या होता है,
जब साइन एक्स ग्रेटर देन 0 यहां रखोगे तो एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा, यानी इस सिचुएशन में ये क्या हो गया, आर समान हो गया। इस सिचुएशन में क्या हो गया, अब देखना यदि मैं बी पोर्शन की बात करूं जब पाई से क्या दे रखा है 2 पाई, पाई से 2 पाई, यानी कौन सा इंटरवल कौन सा आपका हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो साइन एक्स है वो खुद क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेस देन 0, नेगेटिव यहां से मल्टीप्लाई होकर इसकी वैल्यू क्या दे देगा, पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, यानी क्या हो गया, वर्तमान। अब ये आगे जो कह रहा है बेटा कौन से इंटरवल के लिए कह रहा है, सी में, बहुत इजी है। सी में क्या कह रहा है, इंटरवल कौन सा लिया इसने, 0 से 2 पाई। तो सर 0 से 2 पाई में यदि मैं कहूं इस इंटरवल में ये फंक्शन 0 से 2 पाई यानी पूरा यहां से यहां तक चेक किया जा रहा है, यहां से यहां तक चेक किया जा रहा है, ये चानू। तो इस सिचुएशन पर आप देखो तो आधे में ये फंक्शन गया है, आधे में ये गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि ना तो क्या है और ना ही क्या है। यही लैंग्वेज में आप देखोगे तो लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये वाला क्वेश्चन काफी ठीक था क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो हम क्या हो जाते हैं, सफोकेट हो जाते हैं। देखो ये साफ साफ दे रखा है, ये लैंग्वेज में इसी तरीके से लिखना है। देखो ये 3 लाइनों में मैंने इसको सोल्व किया है, 3 लाइनों में ही कर रखा है। ये लैंग्वेज में आपको लिखना है कि चूंकि इससे इसके बीच में ये वो, ये प्रैक्टिस से आता है बेटा, है ना। हर क्वेश्चन में अलग लैंग्वेज नहीं होती है, लैंग्वेज का पैटर्न सेम होता है, अलग तो हम बना लेते हैं, है कि नहीं। चलो 10वां एग्जाम्पल एक बार वापस देख लेते हैं। कहाँ कह रहे, ये क्या ओपन हो गया बे, अच्छा कैमरा ओपन हो गया, हमें तो क्रॉप करना था। हाँ एग्जाम्पल, अब देखो ये एक अलग प्रकार का सवाल है। देखो यदि आप देखो तो सवाल के टाइप्स आपको दिख रहे होंगे, सवाल के आपको टाइप्स दिख रहे होंगे। पहला सवाल वो था जिसमें सीधे ही कह दिया कि इस रियल नंबर के लिए इसको वर्धमान या अर्धमान बताओ। फिर दूसरा आया, इंटरवल दे दिया और कह दिया कि वर्धमान और अर्धमान बताओ। अब क्वेश्चन जो आया ना वो कह रहा है कि इंटरवल बताओ जिसमें ये वर्धमान है जिसमें ये अर्धमान है, राइट। चलो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग, ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 10 है। आपको एपेक्स गिवन है भाई, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना हो, इंटरवल फाइंड आउट करना हो, अंतराल ज्ञात करना हो, ऐसे किसी भी सवाल में आपको सबसे पहला ये काम करना है कि आपको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है। उससे आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि इन पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। यानी जहां जहां जिन जिन पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 है, ये मोस्ट प्रोबेबल है कि फंक्शन इसके इधर और इसके इधर अपना नेचर चेंज कर दे। जरूरी नहीं कि करे, मैंने एक एग्जांपल लिया था, सही हमने सोल्व भी किया था, उसमें 2 इंटरवल में लगातार नेगेटिव आ रहा है फिर लगातार पॉजिटिव आ रहा है। जरूरी नहीं कि चेंज करे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ये रहता है कि उन बिंदुओं को हम सामान्यतः ये भी कह देते हैं कि यहाँ फंक्शन की नति चेंज हो रही है, प्रकृति चेंज हो रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लो बढ़ रहा है तो उसके आगे घटेगा, ऐसी संभावना रहती है। इसलिए हम एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर, सॉल्यूशन पार्ट पर आकर एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है। यानी उसका एफ डैश एक्स करो तो क्या हो जाएगा, 2x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4, यानी x इक्वल टू क्या मिल गया, 2। यानी x इक्वल टू 2 नंबर लाइन पर वो नंबर है जहां पर आपका फंक्शन क्या है, 0। यानी मैं नंबर लाइन पर, हाँ ऐसे सभी सवालों में आपको ये नंबर लाइन शो करके आनी है, ध्यान रखना। ऐसे सभी सवालों में जहां पर आपको इंटरवल पूछे कि अंतराल ज्ञात करो, वहां ये नंबर लाइन शो करके आनी है और आपको बताना है कि अब ये फंक्शन जो है अपने आप को 2 हिस्सों में बांट रहा है या अपने नेचर को 2 हिस्सों में बांट रहा है, 2 इंटरवल में बांट रहा है। एक इंटरवल तो 2 से बड़ा और अनंत तक है और एक इंटरवल 2 से छोटा और माइनस अनंत तक है।
ठीक है, यस या नो। तो अब आपको चेक करना है कि इससे आगे क्या होगा और इससे पीछे क्या होगा। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि आपके पास एफ डैश एक्स क्या आया बेटा, बता। ये आया सर आपके पास 2x माइनस 4, ये आया। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 से बड़ा कोई भी नंबर यहां रख के देख, 2 से बड़ा यदि तो 2.1 भी रखेगा ना या 2.01 भी रखेगा, 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखेगा, ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव। मैं कहता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा 3 रख के देख लो। तो यहां आप जब x इक्वल टू 3 रख के देखेंगे तो एफ डैश 3 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 4, यानी एफ डैश 3 की वैल्यू आ गई आपके पास 2, यस या नो। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0, यानी वर्धमान का जो अंतराल है, वर्धमान का जो अंतराल है वो क्या हो जाएगा, 2 से इंफिनिटी। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जहां जहां 0 आया है, ये रखने पर जिन पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स, वहां इंटरवल को क्लोज इंटरवल मत लिख देना, नहीं लिखना होता है, ठीक है। चलो इससे इधर की तरफ बात करो तो एफ डैश एक्स अपने पास है ही है, क्या है सर, 2x माइनस 4 है। अब मैं कह रहा हूं इससे छोटा कोई भी मान रख के देख लो, तो इससे छोटा मान तो क्या हो जाएगा, 2 से छोटा क्या है, 0, -1, और भी बहुत से छोटे मान है इसके, 1 भी है 2 से छोटा। तो आप यदि x इक्वल टू 0 ही रखे विच इज लेस देन 2, राइट, तो आपको एफ डैश 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। तो मैं कह दूं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2, आपका एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, लेस देन 0, यानी ये यहां पर क्या मिल रहा है, हर्षमान मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हर्षमान मिल रहा है। और हर्षवाल का जो इंटरवल है वो क्या मिल जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 2। तो इस सवाल को इस तरीके से करना है, आपके तरीके गायब होते हैं एग्जाम में, जब भी आप या टेस्ट में जब भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस प्रोसेस से आप डर क्यों रहे हो यार, घबरा क्यों रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, घबराने की क्या जरूरत है। इसमें कोई नया ज्ञान या नया कोई ऐसा ज्ञान काम में लिया क्या, मैंने वही लिया जो पीछे से करते आ रहे। बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में कि एक इस तरह का सवाल हो सकता है जहां कोई जनरल फंक्शन देके जनरल इंटरवल दे देगा कि r, पूरे रियल नंबर, पूरे नेचुरल नंबर, और जनरली यहां पर रियल ही देगा आपको, ठीक है। आपके सिलेबस में ज्यादातर रियल वैल्यूड फंक्शन ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये होगा जहां आपको फंक्शन दे देगा और आपको इंटरवल भी दे देगा और आपको कहेगा कि चेक कीजिए या सिद्ध कीजिए कि इस इंटरवल में हर्षमान है, इसमें वर्धमान है, इसमें ना तो वर्धमान ना ही हर्षमान है। दूसरा टाइप, सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे देगा और आपको यह बता देगा कि वर्धमान और हर्षमान का इंटरवल फाइंड आउट करो। तो वो कोई भी क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, फॉर्मेट सेट हो जाना चाहिए, यस या नो। चलो आगे बढ़े, क्या समझ में आ रहा ना, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है यहाँ जो सामने बैठा है। अब लाइव तो मैं ले नहीं रहा, ठीक है, रिकॉर्ड जरूर कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड क्लास डाल देंगे, जिसको लेना हो ले लेगा, ठीक है। अपना समय भी खराब नहीं होगा। लाइव में क्या है कि थोड़ा थोड़ा समय भी खराब हो जाता है, फिर बच्चे नहीं आते तो और दिमाग खराब हो जाता है ना। तो अपन मान के चले जितने बच्चे यहाँ ऑफलाइन बैठे हैं उनके सामने जो उनको पढ़ा रहे वही जो है सेम क्या कर देंगे, उसको हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, अगेन ये क्या कह रहा है, इंटरवल ज्ञात करना है। भाई इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, अंतराल ज्ञात करना है, इंटरवल ज्ञात करना है ना। जिसमें ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये क्या हो, इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, और ये दोनों इंक्रीजिंग यानी वर्धमान हर्षमान ही दे रखा है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। करें, स्टार्ट करें इस सवाल को, आ जाओ। अब सबसे पहला काम क्या करना होता है बताओ, सबसे पहला काम क्या करना होता है सर, सबसे पहला काम करना होता है एफ डैश जो एक्स है उसको 0 करना है। एफ डैश एक्स को क्या करना है, 0। तो इसका जब आप एफ डैश एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, 12x² -12x -72 इज इक्वल टू 0।
भाई किसी बच्चे को ये भी नहीं आ रहा ना बेटा, तो फेल होगा ही होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका अवकलन समाकलन और अवकलन का अनुप्रयोग और समाकलन का अनुप्रयोग, ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 35 to 40% का वेटेज रखता है। 35% का वेटेज रखता है ये, है ना। अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, और जब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और वो जब एग्जाम में आपको अचानक से दिखता है ना, तो बाकी जो सवाल आ रहे होते हैं ना, उनका भी रायता फैल जाता है। डर इतना बन जाता है कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, क्यों? हाँ ठीक है ना। तो यहां से मैं 12 कॉमन ले लूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स, और ये क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। यानी एक्चुअल में तो ये इसको 0 करना है, यही है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है बताओ, है? देखो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0। ये हमने 8वीं 9वीं क्लास में सीखा होता, 10वीं क्लास में सीखा होता है। 10वीं में तो सीख ही लेते ही है। यहां से x कॉमन ले ले तो ये x -3, यहां से +2 कॉमन ले ले तो ये x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x +2 x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर एक बार जब इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, और एक क्या आएगी, x की वैल्यू एक तो -2 आ गई, एक क्या आएगी बताओ, x की वैल्यू आ गई -2 और 3। यानी हम यदि नंबर लाइन पर जाकर इसको प्लॉट करना चाहे तो हमें पता चलेगा कि एक तो नंबर है -2 और एक है 3, यानी ये नंबर लाइन 3 इंटरवल में बढ़ चुकी है। और मैं कहता हूं कि आपको मतलब फास्ट ही बिल्कुल जजमेंट लेना है, तो आ जाओ वेवी का मेथड, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, कार्यक्रम खत्म। लेकिन उसको चेक करने से पहले आपको ये देखना है कि ये जो भी फैक्टर बने, इसमें जो x का मल्टीप्लायर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ओवरऑल फंक्शन क्या होना चाहिए, अदरवाइज जहां वर्धमान होगा वहां हर्षमान हो जाएगा। फिर भी आप चेक कर सकते हो, मैं तो कहता हूं वैल्यू रख के भी चेक कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं पता चल रहा है, वैल्यू रख के चेक कर लो। अपने पास f' इस इंटरवल में चेक कर रहा हूं मैं f' को, f' क्या आया, 12x² -x -6, यही आया ना, यही आया मेरे पास। अरे हाँ या ना बता, चलो यही है मेरे पास, ठीक है। 3 से बड़ा कोई मान रख के देख, 3 से बड़ा 4 रख दूं, 4 रखूं तो f'4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, 4 का 16 -4 -6, 6 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा, f'4 इज इक्वल टू 72। यानी इन सभी x बिलोंग्स टू 3 to इंफिनिटी, ये f' क्या मिल रहा है, यानी यहां क्या मिल गया, वर्धमान। यहां क्या मिल गया, वर्धमान। तो पहला इंटरवल तो ये मिल गया हमें, आर्यशन। इसके लिए चेक करो, क्या सर बोर्ड एग्जाम में भी जैसा आप कर रहे हो वैसा अरे भाई साहब वो खुश हो जाएगा कॉपी चेक करने वाला, यार क्या ही अलग, बिल्कुल ही गजब। इसने हर इंटरवल में क्या किया, इस बात को साबित किया है कि यहाँ ये यहाँ ये f' क्या हो जाएगा, वापस रख, 12x² -x -6। इससे इसके बीच की वैल्यू क्या रख दू, 0। अरे ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए। नहीं सर मैं तो 0.1 रखूंगा और फिर कैलकुलेशन करूंगा, क्यों करेगा वे मूर्ख आदमी, सीधे ही रख f'0, तो ये क्या हो जाएगा, 12, 0² 0 और -6। तो यहां क्या हो गया, f'0 की वैल्यू क्या होगी, -72। अरे यही होगी। यानी आप ये कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -2 से 3। आपका f' क्या मिल रहा है, यानी यहां क्या मिल रहा है बताओ, यहां क्या मिल रहा है, हर्षमान मिल रहा है। अब ये इंटरवल बचा है, इसके लिए चेक कर लो सर, f' क्या है, 12x² -x प्लस या -6। अब इससे छोटा क्या है, -1। -1 इससे छोटा ही होगा, बड़ा होगा, दिमाग खराब है तुम्हारा।
इससे छोटा इधर का -1 जाएगा, 0 -1 -2 आ जाना। क्या लिखेंगे? -3 लिख दो। क्या लिख दो? एफ डेस -3 लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, ये प्लस क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -6। भाई 3 का स्क्वायर तो -3 का क्या हो जाएगा 9, ये ऑलरेडी माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या क्या बचा बताओ? 6 ही तो बचा है। अरे 6 क्या, और 6 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 72। तो एफ डैश माइनस क्या मिल गया 72। तो अब हम बता सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ से -2। आपका एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहां ये क्या मिल जाएगा? वर्धमान। यहां क्या मिल जाएगा? वर्धमान। सर इसको मैं लिखूंगा कैसे? या तो ऐसे ही लिख ले, या बुक में एक तरीका दे रखा है, फंक्शन इंटरवल नेचर ऑफ फंक्शन। फंक्शन यहां कौन है? जो आपका एफ डैश एक्स जो भी लिखा है, राइट। उसके बाद में आपका इंटरवल ये आपने पता कर ही लिए, और उसके आगे उसका, तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया जो इसने पूछा है। अरे हाँ ना तो बोल दे भाई मेरे, इतनी मेहनत करके एक एक चीज बता रहे यार, है। आजा देख, ये यदि तुम्हें नहीं समझ में आया तो ये देख लो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। क्या लिखा इसने? या लिखा इंटरवल, या एफ डैश एक्स का क्या देख लिया? चिन्ह देख लिया। तो ये ने कहा ना नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया? ये इस तरीके से भी आप बता सकते हो, और जो मैंने बताया वो तरीका भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई बुराई वाली बात नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। आगे बढ़े, आ जाओ। ये वापस से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। एक चीज और ध्यान रखना, जहां भी भाई एज ए स्टूडेंट जब मैं पढ़ रहा था, मैं अब भी पढ़ रहा हूं तुम्हारे साथ, लेकिन हाँ जब भी ये ऐसी चीजें आ जाती थी ना भाई, की शोगन समस्या खराब, मतलब दिमाग ही खराब हो जाता था। जैसे अभी अपने ये था ना कि ये कोई एक्स स्क्वायर एंड 3x एंड क्यूब वो दे रखे हैं, फिर अपन को कहते हैं कि यार वर्धमान आर्समान चेक करो, तो हम कर लेते। लेकिन कोई साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन 3x कोस 4x ऐसा कोई आ जाता है, पूछ ले वर्धमान आर्समान, हालत टाइट हो जाती है। और इसके आगे तो और समस्या हो जाती है जब लोग वो आ जाए और फिर कहते कि वर्धमान आर्समान चेक करो, तो फिर अपने मतलब मन में ही भय रहता है, डर रहता है। तो करना कुछ नहीं, प्रोसेस वही है, कोई अलग तो है नहीं। ठीक है, अपने कार्यक्रम क्या है, यह कह रहा है कि आपको वर्धमान और हर्षमान चेक करना है इस इंटरवल में, यानी इससे बाहर आपको नहीं जाना है। यानी यदि मैं नंबर लाइन पहले ही, या फिर इसका जो भी बना सकते हैं अपन, है ना, -∞ +∞ जो भी बना सकते हैं, इसमें मैं 0 से इधर नहीं जाऊंगा, इधर नहीं जाना है, और π/2 से इधर नहीं जाना है। यानी इसी के बीच में कोई 1 या 2 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बीच में इसको चेक करना होता है। ठीक है, तो आ जाओ। एफ डैश एक्स सबसे पहला कार्यक्रम क्या करना होता है ऐसी सिचुएशन में? ऐसी एफ डैश एक्स को क्या करो 0 के बराबर रखो। तो यहां एफ डैश एक्स क्या आएगा सर? आ जाएगा 3 cos 3x आ जाएगा सर, विच इज 0। अरे शानू, अब यहां पर cos 3x क्या आया? 0 आया। अब आप चेक करो यहां से बहुत आराम से कि कहां कहां फंक्शन की वैल्यू 0 होती है कोस की। किसकी? कोस की। एक तो π/2 पर और एक 3π/2 पर। जब मैं π/2 में 3 का भाग लगाऊंगा तो क्या वो इसी इंटरवल में पड़ेगा? π/2 में किसका भाग लगाऊं? 3 का भाग लगाऊं तो π/6 हो जाएगा, वो इसी इंटरवल का हिस्सा। और 3π/2 में जब 3 का भाग लगाऊंगा, अरे तो क्या आएगा? वो भी इसमें आ ही रहा है, ये श्यानो। तो क्या ये मैं ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू जो मुझे यहां से मिलेगी वो एक तो मिलेगी π/6 और एक मिलेगी π/2। तो इन दोनों के बीच में तो एक ही वैल्यू मिली जो क्या है π/, यानी इससे इधर और इससे इधर इसको चेक करना है। अरे यही तो करना है। तो अब देखो
इससे बड़े इंटरवल के लिए यानी x बिलोंग्स टू आपका कौन सा ले रहे हैं, π/6 से π/2, है ना। अब आप कहोगे सर यह पूरा क्यों नहीं लिया, आया ना दिमाग में कि सर वो वाला ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया। अरे किस किस के दिमाग में आया है, आना चाहिए। यदि आया है तो मैं जवाब देता हूं, चलो पीछे मैंने कुछ समझाया था डेफिनेशन में तुम्हें, ये रहा बेटा। अवकलनीय हमेशा किस इंटरवल के लिए होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए। डेफिनेशन में छोटी सी बात हम छोड़ के क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में ये क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि यहाँ कौन सा इंटरवल लेना है। लिखते समय ये गड़बड़ कर देते बच्चे छोटी छोटी, लिखते समय जो छोटी छोटी गलती होती है, क्योंकि बेटा आप कितना समझे इस बात से एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई आइडिया भी नहीं लगता कि आपकी समझ किस लेवल की है। वो तो ये देखता है कि कॉपी में जो लिखा, जो पूछा वही लिखा, या फिर जो पूछा उसके आसपास लिखा और कितना सटीक लिखा है, कितना एग्जैक्ट लिखा है। यदि एग्जैक्ट लिखा है तो नंबर दे देगा, वो कोई नहीं देखेगा कि कहां से क्या लिखा है। यदि इधर उधर से टिप टाप के भी लिख दोगे और सही लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नंबर दे देगा, उससे आपकी समझ से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये संकेत जो हम ले रहे हैं, कहाँ आगे पीछे चला गया क्या, इन संकेत का आपको विशेष तौर पर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अब इस इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं, तो अपने पास f' क्या आया था बेटा, सर 3 cos 3x आया। तो इन दोनों के बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू जिसको हम रख सकते हैं चेक करने के लिए, है π/, इन दोनों के बीच में π/3 ना। अरे यार मैं कह रहा हूं π/6 से बड़ी वैल्यू निकालने के लिए 2π/6, इसको 2 से गुणा कर दो तो π/3 मिल गया ना। तो यहां रखो f' या फिर मैं कह दूं कि मैंने x क्या लिया, x = π/3 लिया, तो f' क्या मिला 3 cos 3 और यहां पर आ गया π/3। ये बेटा 3 ने 3 को मार दिया, पाई बचा, और f' यहां पर क्या लिख रहे थे, आई एम सॉरी फॉर दैट, π/3। π/3 आपको क्या मिला 3 cos π, cos π इटसेल्फ क्या है -1, तो आपको f' π/3 क्या मिला -3। यानी इस इंटरवल में आपका f' क्या मिल रहा है, लेस देन, यानी हार्श मान का इंटरवल कौन सा हो गया, ये वाला। हार्श मान का कौन सा इंटरवल हो गया, ये वाला, यस या नो। अब 0 और π/, इसके बीच में कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या, π/, भाई यहां 2 से गुणा किया, वहां 2 से भाग लगा दो तो कम हो जाएगा, है। तो अब इस वाले इंटरवल के लिए मैं चेक कर रहा हूं, है ना। कहां चेक करूं, यहां चेक कर लूं क्या, ये लो सर, मैं अब इंटरवल ले रहा हूं x बिलोंग्स टू कहां से 0 से π/6, और इसके बीच अपना f' क्या है, वही 3 cos 3x, और मैं x की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, π/12 लिख रहा हूं। तो f' π/12 आपका 3 cos क्या हो जाएगा π/12, यानी π/4 हो जाएगा, और π/4 तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, π/4 हो रहा है क्या, यस या नो, हाँ। तो π/4 हो गया तो ये पॉजिटिव है, तो आपकी यहां से वैल्यू, मतलब cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो f' π/12 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3/√2, यस या नो, विच इज व्हाट, भाई इस इंटरवल के लिए आपका f' क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। तो ये जो इंटरवल है वो किसका हो गया, वर्धमान का हो गया, किसका हो गया, वर्धमान का। बात समझ में आई क्या, यस या नो। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में भी अटेंड करने क्वेश्चन, और इतनी क्लियरिटी के साथ करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाओ भाई, ये भी हमने कर लिया, आप चेक कर सकते हो, देखो ये दे रखा ना, अरे यस या नो, ये देखो अपने आप बन रहा है। ये वाला इंटरवल क्या था, हर्षमान, और कहां गया वो अपने
वर्धमान वाला आर्समान वाला आ गया, यस या नो। अब एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में स्पेशल कंडीशन क्या है? स्पेशल कंडीशन है कि x बराबर 0 और x बराबर π/6 पर भी फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस ही है, फंक्शन क्या नहीं हो रहा है? ब्रेक नहीं हो रहा है। इसलिए जो आपने थ्योरम 1 यूज की उसके अकॉर्डिंग अब इंटरवल क्या लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? क्लोज लगा सकते हैं। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं कॉल करता हूं उनको। जल्दी बताओ, इसके आगे 13वां एग्जाम्पल, जल्दी देखो। 13 नंबर देखो भाई, 13वां देखो, हो जाएगा क्या? पढ़ो एक बार 13वां। इसको कर लेंगे मेरे हिसाब से, तो क्या एफडेस एक्स करना है, ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, और फिर एक्सरसाइज। तो आज एग्जाम्पल तक ही रखते हैं, कल से एक्सरसाइज वापस जीरो से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नो? ठीक है। हाँ, और ऐसे ही जो भी बच्चे अभी ऑफलाइन है, सामने बैठे हो तो बैठे ही है बेटा। अब मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही डालूंगा, ताकि भाई कभी नेटवर्क का देखना पड़ता है, कभी क्या देखना पड़ता है, कभी वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, उससे फिर मूड खराब हो जाता है। तो अपना सिंपल सी बात है, सुबह क्लास लेंगे, जब भी दिन में मुझे समय मिलेगा मैं इसको क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया। और अब ये कोई भी बच्चा ना कहे कि यार मैंने तो सर पढ़ा नहीं, तो मैंने आज इसको इसीलिए वापस क्या करवाया, जीरो से स्टार्ट करवाया। यस या नो? वापस क्या करवाया, जीरो से स्टार्ट करवाया। ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे को ये दिक्कत ना रहे कि यार मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आई सर, ये वाला जो लिख रहा हूँ ये क्यों लिख रहा हूँ, या मुझे क्लियरिटी नहीं आई, है ना। कल ये पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ी स्पीड रखेंगे। कितने क्वेश्चन है? 18-19 क्वेश्चन है, लेकिन स्पीड रखेंगे तो कर लेंगे। फिर मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ, आप देखिए आपके जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, उसके 3 एप्लीकेशन है। पहला वाला तो था रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना। अरे वो बस आ गई ना बच्चों की बाहर। हेलो, हाँ, ठीक है, क्लियर है। तो और हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक तो आपके क्या था, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना, यानी परिवर्तन की दर ज्ञात करना। दूसरा क्या था? तीसरा क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना। ठीक है, ये शन, फिर ये अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन मैंने करवा देना है तुमको। और बाकी बेटा मैं फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। कोई भी बच्चा हो, कहीं से ही पढ़ रहा हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहा हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से ही पढ़ रहा हो, एक बार में कुछ भी नहीं होगा। उस समय सिर्फ गलतफहमी हो जाएगी, मुझे सब आ गया है। जब दोबारा सवाल करने की बारी आएगी ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये नो, अब देखो एक पीछे वाला सवाल जो है, ये वाला जो अभी ये करवाया मैंने, कौन सा वाला था? कहाँ गया रे यार? अच्छा, ये तो एक्सरसाइज है। ए, कहाँ गया ये वाला? बेटा देखो, ये सवाल है ना, ये सवाल तुम्हारे कंपटीशन में उठा के दे देगा। और यदि तुम्हारी आदत में ये चीज नहीं है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या है, ये वाला है। ये दोनों ही ऑप्शन दे देगा। बात पल्ले बढ़ रही है? ये दोनों ही ऑप्शन दे देगा। फिर आप जज नहीं कर पाओगे वहां पर, आप कहोगे मेरा आंसर भी सही है। तो ऐसे जो क्वेश्चन जहां अपने नॉलेज को, जहां हम जिस रिदम से पढ़ते आ रहे हैं, उस रिदम को कोई हिलाता है, इसका मतलब यही वो चीज है जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको फंसा सकती है, पूछी जा सकती है। राइट? क्योंकि ऑर्डिनरी आंसर सारे बच्चे देंगे, सेलेक्ट वही होगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से आंसर देगा। बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स उसी बच्चे के आएंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखेगा। जैसे आपने क्वेश्चन भी कर दिया, सब कुछ सही है, लेकिन पैटर्न ठीक नहीं रखा, बोर्ड एग्जाम में इन बात को बहुत ध्यान रखा जाता है। आप कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं लिख रहे हो कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, बकायदा लिखना पड़ेगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, एक्स का मान ये रख के चेक करने पर
ये फलन ये मिलता है, ये बकायदा लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और पिछले बोर्ड एग्जाम की कॉपी शायद मैंने आपको दिखाई भी थी एक दिन, वो एग्जाम में ये तक नहीं चेक करता कि यहां तूने क्या गलती की है, वो इधर कॉर्नर बना होता है उसमें 0 लिख देता है, मतलब मार्क्स देता है वो। इतना टाइम नहीं होता है कि तेरी कॉपी में गलतियां ढूंढे, गलत लिखा है, क्या लिखा है पूरा ही गलत, मुझे नहीं मतलब, 0 नंबर। और वो कॉपी मैंने दिखाई भी थी नीचे तुमको, है ना, कि इस तरीके से मार्किंग होती है। यदि सब सही है पूरा नंबर, गलत है 0 नंबर। पार्शियल मार्किंग बहुत कम करते हैं, समझ रहे हो ना। और मैथ्स वाला तो बहुत कम करता है, फिजिक्स वाला उसका ही भाई है। पार्शियल मार्किंग बहुत कम देते हैं, या तो देंगे पूरे या देंगे 0। और या फिर पार्शियल मार्किंग भी ऐसे देंगे आधा आधा आधा, तो उसको पता रहेगा 15 क्वेश्चन में मैंने आधा नंबर दिया, या 16 क्वेश्चन में मैंने आधा नंबर दिया, तो 8 नंबर, कहानी खत्म। वापस जोड़ना भी होता है उसको, तो वो अपना कन्वीनियंस लेके भी चलता है। आप सोच के देखो, मैं यहाँ टेस्ट कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मेरी साइकोलॉजी क्या है कि यार इस बच्चे को यहाँ 2 दे देते, 1.5 नहीं देते हैं, इसका गोला लगा देते, इसको कह देते बेटा यहाँ तेरा आधा कट सकता था लेकिन मैंने नहीं काटा क्योंकि मुझे 1.5 करके जोड़ना पड़ेगा। या फिर मैं यदि काटने पे तुल गया तो मैं 1.5 सब में दे दूंगा, सब में 5 क्वेश्चन थे, 1.5 काट दिए, 2 नंबर का था, 1.5 सब में 2.5 नंबर काटे, 7.5 नंबर। वो वापस कैलकुलेशन भी तो करनी होती है, उसमें भी तो मिस्टेक नहीं, तो आप उन सब साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट में लिखना है। और अब भी मैं फिर कह रहा हूँ सभी बच्चों को, जो चाहे बाद में देखेगा चाहे पढ़ रहा है, मारवाड़ी में कहावत है कि अब भी खाटो मोड़ो नहीं हुई है ना, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, जब जागे तब सवेरा, अभी भी पर्याप्त समय है कि आपके जो पूरे मार्क्स लाने के सपने हैं उसको कोई भी डेंट नहीं लगा, उस पर थोड़ा सा टाइम डिले जरूर हुआ है, कोई डेंट नहीं है अभी भी। इवन बच्चे दिसंबर में स्टार्ट करते हैं सही ढंग से पढ़ना, पढ़ते तो यही है लेकिन एक्चुअल तरीके से पढ़ना दिसंबर में स्टार्ट करते हैं और 90+ चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब भी यदि अपने तरीके नहीं सुधारे नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।